Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is QCO. My name is Anjali Mishra. Students, this video is continuation of topics जो हम cover करते आ रहे हैं in chapter 4 which is about carbon and its compounds. So आज के lesson में हम शुरुआत करने वाले हैं with the topic of homologous series. So आइए cover करते हैं definition of homologous series. सो बच्चों होमोलोगस सीरीज को हम डिफाइन करते हैं बाय सेइंग इट्स अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स व्हिच विल बी हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, similar chemical properties and whose successive member differ by CH2 group. Examples of homologous series are alkanes, alkenes and alkynes. अब बच्चों एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइंस ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है इन द टॉपिक ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स. अगर हम उन चीजों को रिकॉल करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स वो होते हैं where they have single covalent bond between the carbon atoms throughout the structure. Unsaturated hydrocarbon compound means that here there will be two varieties. One is alkene and the second one is alkyne. So alkene means here in the structure two carbon atoms are going to have a double covalent bond, whereas alkyne means the carbon atom, like between two carbon atom there will be a triple covalent bond. So आइए शुरुआत करते हैं by covering about alkanes. हमेशा याद रखिए homologous series means it is going to represent group of carbon compounds where their structure is going to be similar, like structure will be similar, लेकिन जो number of carbon and hydrogen atoms है बच्चों they will keep on increasing. Compounds will have similar chemical properties and the successive member will differ by CH2 group. What is meant by CH2 group? इसका मतलब है अगर हमारे पास CH4 है which is मीथेन, तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? जस्ट इंक्रीज one carbon and two hydrogen atoms. So that is how it gives a difference of CH2 group. So for alkanes, it has been said that their journal formula is CnH2n plus 2. अब यहाँ पर बच्चों जो चीज हमें याद रखनी है वो ये है that n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम. सो बाय चांस अगर आपके पास कोई भी एल्केन कंपाउंड है और आपको पता है that इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, so with the help of number of carbon atoms you people can easily find out number of hydrogen atoms. For example, हमारे पास है one alkane compound which has 4 carbon atoms in it. So आइए इसको फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं. 4H2 into 4 plus 2, so it would be like C4H10. so हमें पता था नंबर ऑफ कार्बन एटम, उससे हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, अब आइए बात करते हैं इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में. स्टूडेंट्स आपको हमेशा याद रखना है दैट किसी भी कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर होता है वो कई चीजों पर डिपेंड करता है. सबसे पहले वो एक्सप्लेन करता है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है इन दैट कंपाउंड, एंड जो सेकेंड पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप. ये दोनों जब आपस में एड ऑन होते हैं तो किसी भी कंपाउंड का हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, दैट इज नेमिंग सिस्टम. सो यहाँ पर आइए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ कंपाउंड्स के. जैसे हमारे पास है लेट्स जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10 and C5H12. हमने देखा हर बारी नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 इंक्रीज हो रहे हैं एंड देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर इंक्रीजिंग बाय 2.
So जब भी we will have one carbon atom, that compound will start its name with meth. 2 carbon atom means eth. 3 carbon atom means pro. 4 carbon atom means but. And 5 carbon atom means pent. And since alkane compound है, तो एल्केन किन 3 वर्ड से एंड होता है यहाँ पर देखिए, ANE. यहाँ पर हम ANE अटैच करते जाएंगे. So that's how we can provide names to different compounds which belong to alkane group. अब लास्ट में क्या कवर करना रह गया है? नॉमेनक्लेचर हो गया, जर्नल फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया. अब बात आती है कि इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कैसे करना है, स्ट्रक्चर इन कंपाउंड्स का ड्रॉ कैसे करना है. सो आइए सबसे छोटे कंपाउंड से शुरुआत करते हैं. हमारे पास है CH4. तो सबसे पहले आपको प्लेस करना है अपना कार्बन एटम एंड देन उस कार्बन एटम से आपको अटैच कर देने हैं हाइड्रोजन एटम्स. सो दैट इज हाउ हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. सेम वे अगर आपके पास है C4H10, घबराना नहीं आप लोगों को. 1 सेकेंड. आप सबसे पहले प्लेस करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दैट इज 4, एंड देन कार्बन एटम की वैलेंसी चेक करते हुए याद रखना है बच्चों आपको कि कार्बन एटम की वैलेंसी होती है 4. सो यहाँ पर आप हाइड्रोजन एटम अटैच करते जाओगे सो दैट दोनों ही एटम्स लाइक कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन एटम स्टेबिलिटी अटेन करते जाएं. सो दिस इज हाउ यू पीपल हैव टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड. एल्केन हो गया. अब आइए स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं एल्कीन की. एल्कीन मीन्स द जर्नल फॉर्मूला इज गोइंग टू बी CnH2n. तो यहाँ पर भी वही रूल फॉलो होगा स्टूडेंट्स. CnH2n मीन्स n वुड बी रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो अगर हमें पता है कि C की वैल्यू 5 है, सेम फॉर्मूला यूज करिए, C5H2 into 5 which would be like C5H10. Then nomenclature कैसे करना है? Same, depending upon number of carbon atom. 1 is meth, 2 is eth, 3 is prop, 4 is but, 5 is pen. And then since this compound is of alkene group, their name will be ending with ene and so on. So यहाँ पर आपको याद रखना है कि एल्कीन ग्रुप में ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं होगा जिसका नाम मेथीन हो. हमेशा शुरुआत होगी इथेन से, क्योंकि उससे छोटा कोई कंपाउंड नहीं होता है एल्कीन ग्रुप में. एंड देन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं फटाफट. अब आइए हमारे पास है C4 and H8. हमेशा की तरह सबसे पहले आप लोगों को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लेस करने इन अ सिंगल लाइन. चारों कार्बन एटम प्लेस कर दिए बच्चों. उसके बाद क्योंकि हमें पता है कि ये एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड है तो डेफिनेटली आई एम सॉरी, किसी ना किसी कार्बन एटम के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड तो प्लेस करना ही पड़ेगा. तो ये हम अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कहाँ प्लेस करना है. आइए हम यहाँ पर कार्बन एटम प्लेस कर देते हैं, आई एम सॉरी डबल बॉन्ड प्लेस कर देते हैं. अब हाइड्रोजन एटम अटैच करना शुरू करते हैं. ऑलरेडी 1 कोवेलेंट बॉन्ड था तो ये 3 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम अटैच कर सकता है. अगर हम सेकेंड कार्बन एटम की बात करें सो इट हैज 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स. सो जस्ट एक हाइड्रोजन एटम अटैच करेंगे. यहाँ पर भी 1 2 3, therefore 1 हाइड्रोजन एटम. सो कितने थे इन टोटल? 8. 1 2 3 4 5 हमने ऑलरेडी अटैच कर दिए हैं. एंड देन विल अटैच रिमेनिंग 3 to the last carbon atom. So that is how we can draw structure of but, because it has 4 carbon atom, and ene because it belongs to alkene group. ठीक है बच्चों. So ऐसे आप लोग और भी स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करते रहना ताकि आप लोगों को अच्छे से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आ जाए.
एंड देन अल्काइंस की बात करते हैं। अल्काइंस मीन स्टूडेंट्स ये वो कंपाउंड्स होने वाले हैं जिनका जर्नल फॉर्मूला रहेगा CnH2n-2। सेम वे, अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पता है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इस फॉर्मूला की हेल्प से हम पता कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। लेट्स से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 3, सो C3 हो जाएगा H2 into 3 minus 2, which will give a value of C3 and H. See, 2 multiplied by 3 would be 6 minus 2 gives a value of 4. So now it would be 4. So C3H4. Okay. अब बात क्या करें हम, नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करने वाले हैं और स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए C3H4 का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करते हैं एंड देन नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। C3 है तो आइए तीनों कार्बन एटम्स अटैच कर देते हैं। सिंस अल्काइन ग्रुप का कंपाउंड है स्टूडेंट, तो किसी दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। उसके बाद कार्बन की वैलेंसी चेक करते हुए आप लोग हाइड्रोजन एटम्स प्लेस कर सकते हो वन बाय वन। तो यहाँ हो गया 4, यहाँ पर ऑलरेडी 3 and 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स है तो कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं होंगे टू द सेकेंड कार्बन एटम। एंड देन लास्ट कार्बन एटम के साथ आप एक हाइड्रोजन एटम अटैच कर दोगे सो दैट वो भी स्टेबिलिटी अटेन कर सके। एंड दैट इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ C3H4। अब C3 है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स प्रोप, एंड क्योंकि एल्काइन ग्रुप का कंपाउंड है सो द नेम इज गोइंग टू एंड विथ आइन। ओके, so that is how we have to draw structure of a different compounds that belong to alkyne group. होमोलोगस सीरीज में आपको सिंपली एक्सप्लेन करना है द 3 ग्रुप्स आएंगे, एल्कीन, एल्कीन एंड अल्काइन। उनके जर्नल फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है एज वेल एज स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों, विच इज अबाउट chemical properties of carbon compounds. Students, under chemical properties of carbon compounds हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं अबाउट कंबशन। कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बर्न करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। So, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है स्टूडेंट्स दैट कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट एंड लाइट। यहाँ पर क्या होगा, कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड देगा, हीट एंड लाइट देगा। सो हमेशा याद कर लीजिए बच्चों कि जब भी कोई भी कार्बन कंपाउंड बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लाइक क्वांटिटी डिफर कर सकती है बट द प्रोडक्ट्स विल रिमेन सेम, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लाइट एंड हीट। सो बच्चों आप लोग क्या करो, सबसे पहले अपना टाइटल डालें एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड देन कंबशन के बारे में उसकी डेफिनेशन एंड एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स आप लोग नोट डाउन करिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट ऑक्सीडेशन। अब आइए बच्चों ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं। हमेशा याद रखिए ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने का सिंपल तरीका है, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी एक, या तो आप ऐड कर दो ऑक्सीजन या तो आप रिमूव कर दो हाइड्रोजन, दोनों ही कहलाएगा ऑक्सीडेशन।
सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया गया है बाय सेइंग दैट द कार्बन कंपाउंड्स लाइक एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन हीटिंग विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला होगा KMnO4, और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट विच इज K2Cr2O7। एल्कोहल्स क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास है एल्कोहल की जगह एथेनॉल विच इज C2H5OH। जब हम इसे रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो कि हो सकता है KMnO4 जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसे K2Cr2O7 कहते हैं, हमें एज प्रोडक्ट मिलेगा एथेनोइक एसिड। अब आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स सब कुछ इंक्रीज्ड है, देयरफॉर विल से, आई एम सॉरी, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ चुके हैं, सो विल से दैट इट्स अ प्रोसेस which can be considered as oxidation because we are adding number of oxygen atoms to the product. So बच्चों definition note down कर लें आप oxidation की, as well as example भी note down करें, उसके बाद हम next chemical properties पढ़ेंगे और carbon compounds. आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ने वाले हैं एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अब एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों कि हम कुछ ना कुछ तो ऐड करने वाले हैं जिससे हमें कुछ नया प्रोडक्ट मिले। तो एडिशन रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं बाय सेइंग कि जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हमेशा याद रखिए बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि या तो वो एल्कीन हो सकता है या फिर वो अल्काइन हो सकता है। तो unsaturated hydrocarbons undergo addition reaction with hydrogen in the presence of nickel or palladium as a catalyst to form saturated hydrocarbons. सिंपल शब्दों में एल्कीन या फिर अल्काइन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, निकेल और या फिर पलाडियम की प्रेजेंस में, ताकि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन सके। सो यहाँ पर था हमारे पास इथीन, इथीन ने रिएक्ट किया विथ हाइड्रोजन। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्योंकि डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन को जगह नहीं मिल पाएगी कि वो भी कार्बन एटम से अटैच हो सके। तो सून कार्बन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा, ये दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। अब सिंगल बॉन्ड रह जाना यानी ये कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम्स को अटैच कर सकता है क्योंकि इसे स्टेबिलिटी अटेन करनी है। सो दैट इज हाउ इथीन अपना डबल बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन एटम अटैच करके इथेन बन जाता है। सो इथीन से इथेन बनना यानी कि कन्वर्टिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों डेफिनेशन नोट डाउन करते जाएं आप लोग एडिशन रिएक्शन की। अब एक लास्ट स्टेटमेंट दिया गया है जो कहता है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं।
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मतलब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आप प्लीज हाइड्रोजिनेशन को डिफाइन करें। हाइड्रोजिनेशन क्या है? वो एडिशन रिएक्शन ही है जहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। किसकी प्रेजेंस में? निकेल और पलाडियम की प्रेजेंस में। लास्ट स्टेटमेंट में बताया गया है दैट हाइड्रोजिनेशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट unsaturated oil and fat to saturated oils and fat। इसके बाद बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। हमेशा याद रखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जहां पर हमारे पास अगर कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है तो उसके साथ कोई भी हेलोजन एटम, वो या तो फ्लोरीन हो सकता है, या तो क्लोरीन हो सकता है, या तो ब्रोमीन हो सकता है, यहाँ तक कि आयोडीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिएक्ट करता है तो कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर वो हेलोजन जो है उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं कि हमारे पास है मीथेन। जब मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन क्या करता है, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है मीथेन का, और क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करते हुए अटैच रहता है। तो कहा जाता है कि जो क्लोरीन है ये मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो इस क्लोरीन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो जो नया कंपाउंड जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3Cl। CH3 क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम लेस हो गया और उसकी जगह क्लोरीन ने ले ली प्लस HCl। तो हर बार जैसे ही आप क्लोरीन एटम अटैच करते जाओगे एक एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता जाएगा और उसकी जगह वो हेलोजन एटम लेता जाएगा, और यही कहलाता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोग डेफिनेशन नोट डाउन कर ले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, और इन 4 एग्जाम्पल्स में से एटलीस्ट एक एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर ले। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में हमें बताया गया है अबाउट सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। सो सबसे पहला कार्बन कंपाउंड जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है, लाइक बहुत जगह काम आता है केमिस्ट्री में, है एथेनॉल। एथेनॉल मीन्स बच्चों एक ऐसा कंपाउंड हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज लाइक C2H5OH। या तो आप इसे एथेनॉल बुला लो या फिर इथाइल एल्कोहल। इथाइल मीन्स एक अल्काइल ग्रुप का कंपाउंड विच इज गोइंग टू हैव one hydrogen atom less than that of ethane। सो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें बच्चों, ये एक्चुअली लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, तो आप लोग केयरफुली सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते जाइएगा। सो विल से ethanol is a colorless liquid with a pleasant smell and a burning taste. It is something which is soluble in water.
कलरलेस रहने वाला है, स्मेल प्लीजेंट होगी बट एक बर्निंग टेस्ट रहेगा, सोल्यूबल रहता है इन वाटर। थर्ड, ethanol reacts with sodium to form sodium ethoxide। बच्चों ये फॉर्मूला होने वाला है सोडियम एथॉक्साइड का, विच इज C2H5ONa and hydrogen। Lastly, ethanol reacts with concentrated sulfuric acid to form ethene, which is a type of alkene, and water। यहाँ पर concentrated sulfuric acid जो है, it is actually a dehydrating agent। बच्चों dehydrating agent का मतलब होता है कि वो कंपाउंड जो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता है। तो C2H5OH है, जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड उससे रिएक्ट करेगा, उससे एक वाटर मॉलिक्यूल हटाकर उसे इथीन बना देगा, दैट इज C2H4। यूजेस की बात कर लेते हैं ऑफ एथेनॉल। सबसे पहले इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स। दूसरा, इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, यानी बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व करने के लिए भी हम एथेनॉल का यूज करते हैं बच्चों। एंड लास्टली, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स लाइक टिंचर आयोडीन, कफ सिरप्स एंड टॉनिक्स। सो स्टूडेंट, सारी प्रॉपर्टीज आप लोग नोट डाउन कर ले, एज वेल एज एथेनॉल के सारे यूजेस। उसके बाद हम कवर करेंगे अबाउट एथेनॉइक एसिड। आइए बच्चों, लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। लास्ट स्लाइड होने वाली है हमारी अबाउट एथेनोइक एसिड। स्टूडेंट्स, एथेनोइक एसिड यानी एक ऐसा कंपाउंड whose molecular formula is going to be CH3COOH। सो या तो आप इसे बुला लो एथेनोइक एसिड या फिर आप इसे बुला लो एसिटिक एसिड। अगर प्रॉपर्टीज की हम बात करें स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज में आपको याद रखना है दैट इट इज ऑल्सो कलरलेस लिक्विड जस्ट लाइक एल्कोहल, बट द डिफरेंस इज it has got a pungent smell, sour in taste. Just like alcohol, it is also soluble in water, and then a solution of 5 to 8% of ethanoic acid in water is called vinegar। अब आइए बात कर लेते हैं ईस्टरिफिकेशन की। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है, इवन कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में भी ईस्टरिफिकेशन एज 5 मार्क क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 5 मार्क क्वेश्चन में ना आने पर भी एटलीस्ट 2 मार्क क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आप इसे डेफिनेटली प्रिपेयर करके रखें। सो ईस्टरिफिकेशन को हम डिफाइन करते हैं बाय सेइंग दैट ethanoic acid reacts with ethanol, yani CH3COOH will be reacting with C2H5OH to form ester ethyl ethanoate। ethyl ethanoate का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? CH3COO C2H5 and then some amount of water will also be formed। so ऐसी रिएक्शन जहां पर एथेनोइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके
हमें देता है a type of ester. Such reactions are called esterification. सो स्टूडेंट्स, आप लोग esterification की डेफिनेशन नोट डाउन करें, देन हम बात करेंगे अबाउट सेपोनिफिकेशन की. आइए बच्चों, सपोनिफिकेशन के बारे में बात करते हैं. सपोनिफिकेशन मीन्स दिस टाइम एन ईस्टर. ईस्टर कैसे फॉर्म होता है बच्चों? ईस्टर इज यूजुअली फॉर्म्ड व्हेन a carboxylic acid reacts with alcohol. So this ester is going to react with sodium hydroxide. As a result of that, we'll get the sodium salt of carboxylic acid. यानी यहाँ पर जो CH3COOH होता है उसमें से ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम सोडियम अटैच करेंगे. दिस इज कॉल्ड एज sodium salt of carboxylic acid. The parent alcohol are formed. यानी CH3COOC2H5 था हमारे पास. जैसे ही उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया बच्चों, यहाँ पर ये पूरी चीज रिप्लेस हो जाएगी. ठीक है, लाइक C2H5 कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह सोडियम ले लेगा. So that would be called as sodium salt of carboxylic acid, and then जो हमारा सेकेंड प्रोडक्ट होगा बच्चों, that would be C2H5OH यानी कि एथेनॉल. तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल में कि और क्या होगा जब ये एथेनोइक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा. Ethanoic acid reacts with bases to form salt and water. तो C2H5 नो CH3COOH जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होके अगेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और सम अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज करेगा. लास्टली एथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और प्रोडक्ट क्या होंगे? अगेन सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो बच्चों आप लोग सारे स्टेटमेंट्स नोट डाउन करें रिगार्डिंग सपोनिफिकेशन, क्योंकि जस्ट लाइक एस्टरिफिकेशन बच्चों, सपोनिफिकेशन भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके स्टूडेंट्स, सो इस टॉपिक के साथ ही हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं बच्चों, विच वर देयर इन चैप्टर 4 ऑफ क्लास 10th साइंस. आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे. अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में चीज मेंशन कर सकते हैं. सो विद दिस, आइए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्टूडेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स. टिल देन, थैंक यू.